रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स की गवर्नेंस में क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए, उसमें क्या ऑपरेशनल चेंजेस लाने चाहिए, इसे रिव्यू करने के लिए रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक मीटिंग को चेयर किया, जहां पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हेड्स थे और आरआरबीज के हेड्स भी थे। रीजनल रूरल बैंक्स या आरआरबीज जो है ये गवर्नमेंट ओन्ड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं जो डिफरेंट स्टेट्स में ऑपरेट करते हैं एट रीजनल लेवल। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स उन बैंक्स को कहा जाता है जिन्हें आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है। बेसिकली आरबीआई के डिफरेंट सेक्शंस हैं जिनके डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। जो बैंक्स आरबीआई की सेक्शन 42 की क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करते हैं उन्हें कहते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स। ये जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं ये फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, दूसरा है शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स। तो आरआरबी जो है ये एक तरीके की शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। आरआरबी को सबसे पहले तो 1975 में एक ऑर्डिनेंस के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया था और उसके बाद आरआरबी एक्ट 1976 पास किया गया था। आरआरबीज को एस्टैब्लिश करने का मेन मोटिव था सफिशिएंट बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर रूरल सेक्टर्स। सबसे पहले 1975 में ही जब ऑर्डिनेंस पास हुई थी उसके बाद 5 आरआरबीज को एस्टैब्लिश किया गया ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ अ कमिटी कॉल्ड नरसिम्हा कमिटी ऑन रूरल क्रेडिट। ये 1975 की बात है तो जाहिर है उस टाइम पे गवर्नमेंट इंदिरा गांधी जी की थी। आरआरबीज को सेटअप करने की जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थी उसे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है क्रेडिट गैप को ओवरकम करना, मतलब लोन फैसिलिटीज़, बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो हैं ये अवेलेबल नहीं थी से पहले रूरल एरियाज़ में कमेंसुरेटली। तो इसे ओवरकम करने के लिए स्पेसिफिकली आरआरबीज को एस्टैब्लिश किया गया। इसके अलावा जो फ्लो ऑफ कैश है फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़ इसे रिस्ट्रिक्ट करना। अगर रूरल एरियाज़ में ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं, तो कैश जो है जो रूरल इकोनॉमी है वो चल पड़ेगी और वहीं पे एक सर्कुलर इकोनॉमी तैयार हो जाएगी। आरआरबीज का इन रूरल एरियाज़ में इस्टेब्लिश करने का एक और ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करना। आरआरबीज को इस्टेब्लिश करने से रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होगी। इसके अलावा डिफरेंट जो स्कीम्स है, फॉर एग्जांपल मनरेगा, इसके लिए जो वेज डिस्बर्सल होता है इसे इफ़ेक्ट भी दिया जा सकता है। बैंकिंग फैसिलिटीज़ में कई सारी फंक्शंस आती हैं, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लॉकर फैसिलिटीज़, ये सब अगर रूरल एरियाज़ में नहीं रहेंगी तो लोगों को ऑब्वियसली पहले दिक्कतें होती थी। इसके अलावा रूरल एरियाज़ में कई सारी सेक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल स्मॉल फार्मर्स, आर्टिसंस, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, इन्हें बहुत दिक्कत होती थी। इन्हें क्रेडिट फैसिलिटीज़ पहले मौजूद इनके लिए नहीं थी। वो आपकी लोन हो या फिर मनी को डिपॉजिट करना हो, मनी को सेंड करना हो, तो ये सारी इश्यूज़ को ओवरकम करने के लिए आरआरबीज को एस्टैब्लिश किया गया। ओनरशिप की बात करें तो रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं ये दे आर जॉइंटली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सरिंग बैंक। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 50% स्टेक्स होते हैं आरआरबीज की, स्टेट गवर्नमेंट के पास 15% और स्पॉन्सरिंग जो बैंक होता है उसके पास 35%। तो इस तरीके से शेयर होल्डिंग जो है वो डिवाइडेड है। इंडिया की सबसे पहली जो आरआरबी थी वो थी प्रथमा बैंक, जिसका हेड ऑफिस उत्तर प्रदेश के मोरादाबाद में था। तो आरआरबीज किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि आरआरबीज को इस्टेब्लिश तो किया गया था रूरल एरियाज में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आरआरबी सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज में ही कन्फाइंड है। आरआरबीज की अर्बन ब्रांचेस भी हैं। आते हैं एरिया ऑफ ऑपरेशन पे। तो कौन सी एरियाज में आरआरबीज फंक्शन करती हैं ये डिसाइड करती है गवर्नमेंट और नोटिफाई भी करती है। तो किसी एक स्टेट के एक या उससे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में आरआरबीज हो सकती हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो आरआरबी, हर एक आरआरबी की
9 मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती है। जो 9 मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, दिस इज हेडेड बाय अ चेयरमैन। चेयरमैन जो है इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। 9 मेंबर्स की बोर्ड में चेयरमैन होते हैं, डिस्कस किया। इसके अलावा 3 ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। अदर देन दैट, जिस स्टेट में एक पर्टिकुलर आरआरबी मौजूद है, वो स्टेट गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर बैंक के लिए 2 डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करती है, मैक्सिमम 2 डायरेक्टर्स। और जो स्पॉन्सर बैंक होती है, वो स्पॉन्सर बैंक मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करती है। तो चेयरमैन 3 डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 4 हो गए, 2 नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट 6 हो गए, और बाकी 3 नॉमिनेटेड बाय स्पॉन्सर बैंक, तो टोटल हो गए 9। यहाँ पे हम बार बार एक टर्म यूज़ कर रहे हैं, स्पॉन्सर बैंक। तो क्या होती है स्पॉन्सर बैंक? स्पॉन्सर बैंक ऐसी बैंक्स होती है जो मेंबर होती है वीसा या मास्टर कार्ड एसोसिएशंस की, या फिर मेंबर होती है किसी भी और अप्रूव्ड बैंक कार्ड सिस्टम की। ये स्पॉन्सर बैंक जो है ये क्रेडिट और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करती है और इसी से रिलेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। वीसा या मास्टर कार्ड एसोसिएशन या कार्ड नेटवर्क किसे कहते हैं? कार्ड नेटवर्क बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो फैसिलिटेट करती है कार्ड बेस्ड पेमेंट्स को, कार्ड बेस्ड ट्रांजैक्शंस को, जो आजकल हम करते हैं। इसकी कई सारी एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल वीसा कार्ड, मास्टर कार्ड, आपने देखा होगा एटीएम कार्ड के ऊपर लिखा रहता है, अमेरिकन एक्सप्रेस, डिस्कवर। तो ये सारी डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। ये कार्ड एसोसिएशन या फिर कार्ड नेटवर्क जो है यही रेगुलेट करती है कि कौन, कहाँ और किस तरीके से कार्ड को यूज़ कर पाएगा। तो स्पॉन्सर बैंक्स जो होते हैं वो इन्हीं कार्ड एसोसिएशंस के मेंबर होते हैं, और एज ए रिजल्ट ये स्पॉन्सर बैंक, जब हम क्रेडिट या डेबिट कार्ड को यूज़ करते हैं फॉर ट्रांजैक्शंस, इन्हें प्रोसेस करते हैं और इसी के रिलेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। तो आरआरबीज के केस में भी स्पॉन्सर बैंक्स के पास स्टेक्स होते हैं, 35% की शेयर होल्डिंग होती है इसी तरीके से, और यही कार्ड ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करते हैं आरआरबी के बिहाफ से। एरिया ऑफ ऑपरेशन हमने डिस्कस किया था कि इट इज़ लिमिटेड टू द एरिया नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज आरआरबी एक्ट 1987। इस एक्ट के थ्रू ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज किया गया फ्रॉम 1 करोड़ टू 5 करोड़। क्या होते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, हमने कई बार डिस्कस किया है। चेयरमैन जो है वो अपॉइंट किए जाने लगे बाय द कंसर्न स्पॉन्सर बैंक, जिसकी बात हमने थोड़ी देर पहले की। और इसके लिए स्पॉन्सर बैंक अपॉइंट तो करते हैं लेकिन कंसल्ट करते हैं नाबार्ड के साथ कि किसे चेयरमैन बनाना चाहिए। स्पॉन्सर बैंक्स के ये मैंडेट है कि वो ट्रेनिंग इम्पार्ट करेंगे, जो बैंकिंग पर्सनल होंगे उनके लिए मैनेजरियल और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे फॉर द फर्स्ट 5 years ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर आरआरबी। 2 या 2 से ज़्यादा आरआरबीज को अगर मर्ज करना है तो उसके लिए नाबार्ड के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। जिस स्टेट में वो पर्टिकुलर आरआरबी है उस कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा, और स्पॉन्सर बैंक के साथ भी कंसल्ट करना अनिवार्य है। स्पॉन्सर बैंक्स के पास और भी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाइम टू टाइम मॉनिटर करना कि आरआरबीज की क्या प्रोग्रेस हो रही है, इंस्पेक्शंस को कंडक्ट करना, इंटरनल ऑडिट्स को कंडक्ट करना, और मेजर्स को भी सजेस्ट करना कि किस तरीके से आरआरबीज और भी इम्प्रूव हो सकती है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है स्पॉन्सर बैंक्स के ऊपर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि 2007 के बाद से आरबीआई ने आरआरबी को अलाउ किया है कि आरआरबीज जो हैं वो फॉरेन करेंसी को एक्सेप्ट कर सकती है। इसके अलावा एनआरआईज और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन से डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट कर सकती है। एनआरआईज ऐसे इंडियंस होते हैं जो इंडिया के सिटीजन हैं या फिर उनकी इंडियन ओरिजिन है लेकिन वो इंडिया के रेसिडेंट नहीं है, मतलब वो रह नहीं रहे हैं अभी इंडिया में, इन्हें एनआरआईज कहा जाता है। आते हैं पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन।
पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन फॉरेन सिटीजन्स होते हैं, इंडियन सिटीजन्स नहीं होते हैं, जिनके पास कभी इंडियन पासपोर्ट था, जिनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो इंडिया में बॉर्न हुए थे, ये होते हैं पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। एक्सेप्शन है फॉर एग्जांपल नेशनल ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका और नेपाल। ये जो है ये पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कभी भी कंसिडर नहीं किए जाएंगे अगर इनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए थे तो भी। सो एनी हाउ NRI और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, इनसे भी RRBs, फॉरेन करेंसी मतलब डिपॉजिट्स जो हैं इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ब्रीफली देख लेते हैं कि RRBs की क्या इंपॉर्टेंस है। पहला है रूरल पॉपुलेशन को, रूरल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को RRB अपलिफ्ट करती है बाय केटरिंग देयर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नीड्स। दूसरा है रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, आर्टिसंस हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, इन्हें लोन प्रोवाइड करता है। और जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं, स्पेशल जो पीपल हैं जो दूर नहीं जा सकते सिटीज़ में, उन्हें भी बैंकिंग फैसिलिटीज़, लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। वल्नरेबल जो पॉपुलेशन है, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, उन्हें बहुत हेल्प होता है जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं। रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया, इसमें जो गैप है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ की जो गैप है, इसे एड्रेस करता है RRB। इंक्लूजन करता है मार्जिनल पॉपुलेशन की, जिसमें स्मॉल फार्मर्स, BPL फार्मर्स, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो है विमेन, आर्टिसन, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स रूरल एरियाज़ में, उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन करता है। रूरल एरियाज़ में मनी लेंडर्स का जो प्रॉब्लम है ये प्रेवलेंट था, पहले तो बहुत ज़्यादा था, अभी थोड़ा कम हुआ है लेकिन अभी भी है। तो क्या होता है कि मनी लेंडर्स जो हैं ये ट्रेडिशनल सोर्सेस होते हैं, लोन के लिए डिपेंडेंट होते हैं वहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, और अगर है भी तो लोन को जो पाना वो इतना ईजियर नहीं होता, कोलैटरल का इशू रहता है, कई सारी इश्यूज़ रहती हैं। तो इसीलिए बहुत ईजिली वहाँ के जो लोग हैं उन्हें मनी लेंडर्स से लोन मिल जाता है, लेकिन बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और इससे ये भी देखा गया है कि जनरेशन के बाद जनरेशन जो है वो सफ़र करती है, वहाँ पे वो एक्सप्लॉइटेड होती है। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए RRB इसको इस्टेब्लिश किया भी गया था, और इसे कई हद तक इसे रिड्यूस भी किया है। तो डिपेंडेंसी ऑन दी ट्रेडिशनल मनी लेंडर्स इट हैज़ रिड्यूस्ड। तो प्री के पर्सपेक्टिव से जो जो इम्पोर्टेंट था हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है।